हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आपको सबको ये पता है कि हमने आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें वी ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स थ्रू मूवी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन है उस पे हमने ये दो एपिसोड्स पहले किए हैं। फर्स्ट एपिसोड हमारी 13 डेज पे थी जो कि कोल्ड वॉर इरा के ऊपर एक मूवी बनी है, स्पेशली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के हवाले से। और सेकंड मूवी हमने लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो मिडल ईस्ट की जो रीजन है, जो बड़ी वॉलेटाइल रीजन है, उसके हवाले से जो मूवी बनी है उसके ऊपर हमने ये एपिसोड्स ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से की थी। आज अगेन आई हैव इनवाइटेड ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म पे वकास को। वकास इकबाल, वेलकम। Thank you. Waqas, as you know, just to recollect, is an IR specialist and he is currently doing MPhil. और जैसे पहले एपिसोड्स में भी मैंने बताया कि he has been teaching IR for more than a decade, around 15 years. आज की जो मूवी हमने सेलेक्ट की है इंटरनेशनल रिलेशंस पे रोशनी डालने के लिए, इस मूवी का नाम है ब्रिज ऑफ स्पाइज। ये 2015 में मूवी रिलीज़ हुई और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत फेमस एक्टर हैं हॉलीवुड के, टॉम हैंक्स उनका है और उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया इसमें रोल। वकास थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन वकास ज़रा पहले ये बताइए कि ये मूवी आपने चूज़ क्यों की, ब्रिज ऑफ स्पाइज, और ये किस इरा की मूवी है? सर, ये कोल्ड वॉर एरा की मूवी है, जस्ट लाइक 13 डेज मूवी जो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की थी। लेकिन कोल्ड वॉर की कुछ सेलिएंट फीचर्स थे उस एरा के जो 1945 से 1991 तक था। इसमें बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था और दो सुपर पावर्स के दरमियान पावर कंपटीशन था। और वो एक दूसरे के ऊपर इंटेंसिव चेक एंड बैलेंस रखती थी। और उस चेक एंड बैलेंस को रखने का एक तरीका तो था मैकेनिकल एस्पियोनेज, जो कि U2 जैसे एडवांस्ड प्लेन के जरिए 70,000 फीट के एल्टीट्यूड से पिक्चर्स ली जाती थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाले 13 डेज में भी हमने यही देखा था। और दूसरा ये था कि जो स्पाइज हैं वो दोनों साइड्स पे मौजूद होते थे। इवन उनकी एलाइड स्टेट्स में भी मौजूद होते थे। जैसे जर्मनी था तो जर्मनी में ईस्ट जर्मनी अंडर द कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ USSR था और बीच में बर्लिन सिटी के बीच में एक वॉल लगी थी जिसे बर्लिन वॉल कहते थे। राइट। और जो इस तरफ वाला ईस्ट वेस्टर्न जर्मनी था, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी बट हाईली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ और पेट्रोनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चल रही थी उस वक्त। तो ये जो मूवी है ब्रिज ऑफ स्पाइस, ये उस दौर की एस्पियोनेज को इंडिकेट करती है कि किस तरह दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के पीछे लगी हुई थी। और फिर ये भी हमें बताती है कि दोनों सुपर पावर्स ने किस तरह एक प्रोफाउंड थिंकिंग, एक मैच्योर थिंकिंग का मुजाहरा करते हुए स्पाइस को अरेस्ट तो किया, उन्हें इंटरोगेट भी किया, उनके ट्रायल्स भी किए, बट उन्होंने उन्हें डेथ पेनल्टी पे एग्जीक्यूट नहीं किया। और फिर आगे जाके ये वाली अप्रोच दोनों के दरमियान अपने अपने स्पाइस को एक्सचेंज करने का एक जरिया बनी। और उनका एक्सचेंज चूंकि एक ब्रिज पे होता था जर्मनी के अंदर, अब उसको नेम दे दिया गया ब्रिज ऑफ स्पाइस। तो दिस मूवी इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू इवेंट्स which had happened during the Cold War, and it deals specifically with the exchange of spies between USA and USSR, former Soviet Union, जो 1991 से डिसइंटीग्रेशन से पहले USSR कहलाता था। अच्छा वकास, इस मूवी में what are the main concepts of IR which have been highlighted, और what are the learnings for IR स्टूडेंट्स स्पेशली? इसमें जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है बैक चैनल डिप्लोमेसी। ऑलराइट, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, मैं आपको बताता हूँ मूवी है क्या। मूवी ये है कि मूवी के बिल्कुल एट द आउटसेट पे एक सोवियत जो स्पाई होता है वो उसको FBI अरेस्ट कर लेती है न्यूयॉर्क के स्पर्ब्स में से, ब्रुकलिन में से या कहीं से। राइट। वो एक आर्टिस्ट बन के वहाँ रह रहा होता है। अपने स्केचेस बनाता है, बट वो पकड़ा जाता है और वो एस्पियोनेज कर रहा है वो सोवियत यूनियन। राइट, ठीक है। बाद में और FBI उसको अरेस्ट करती है। ठीक है। फिर बाद में उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन सिस्टम है उसके तहत ट्रायल होता है। अब
क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंगली उसको लॉयर प्रोवाइड किया जाता है, Right. और वो लॉयर होता है टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स हीरो है इस मूवी का। Okay. तो शुरू में कोल्ड वॉर के देखें जितनी बिटरनेस सिंस द आउटसेट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पाई जाती रही। हम मूवीज में भी देखते रहे, वैसे भी देखते रहे कि अगर कोई स्पाई इधर पकड़ा गया, अंसार बर्नी ने उसकी वकालत शुरू कर दी, एडवोकेसी शुरू कर दी, तो जो इंतहा पसंद है कोई किसी के घर पे हमला कर देता है या उनके लिए हालात मुश्किल कर देते हैं कि क्यों पोलराइज्ड एक एनवायरनमेंट होता है ना। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि यूएस का भी जो एटमॉस्फेयर था विद इन यूएस एज ए सोसाइटी टुवर्ड्स यूएसएसआर, वो उस एरा में कितना पोलराइज था। Right. कि टॉम हैंक्स जो कि अपनी एक ड्यूटी कर रहा था बीइंग अ लॉयर, उसकी कोई पर्सनल एफिलिएशन या फीलिंग्स एज सच नहीं थी इस स्पाई के लिए, वो अपनी एक ड्यूटी कर रहा था। Right. तो उसके घर पे अटैक होता है, पुलिस जो उसे रेस्क्यू करने आती है, तो पुलिस का एक इंस्पेक्टर लड़ पड़ता है टॉम हैंक्स से कि तुम क्यों सोवियत्स को रेस्क्यू कर रहे हो। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि तुम ये केस छोड़ दो, लेकिन उसके पास एक विजन होता है। वो उस विजन ये होता है कि जी ये इंसान जो है जिसको हमने अरेस्ट किया है, ये हमारे लिए बुरा है पर ये अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है, राइट। और जो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम है वो फेयर ट्रायल का राइट देता है। तो डेथ पेनल्टी देना इसको ठीक नहीं है, क्योंकि इसका लॉन्ग रन में काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट होगा। तो डेथ पेनल्टी अगर नहीं दी जाएगी, तो अगर कल को कोई हमारा भी स्पाई वहां पे अरेस्ट होगा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे इस डिसीजन, इस जजमेंट का वहां पे नजर आएगा एंड वी कैन एक्सचेंज। तो पहला हिस्सा मूवी का ये कि ट्रायल चलता है और जो कुछ होता है मैं बता चुका हूँ। तो शुरू में जो CIA और FBI है, ये इस बेचारे टॉम हैंक्स के पीछे लग जाती है कि तुम क्यों इसको इतना इंटरेस्ट लेके कर रहे हो, बस जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करो, राइट। तो एक दफा तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। एक एजेंसी का जो एहलकार है, FBI का शायद या CIA का, वो इसको चेज कर रहा होता है। ये उसे बुला लेता है कैफे में, आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। ये उसे पूछता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, वो पता नहीं किस कंट्री का नाम लेता है। तो फिर ये अपना बताता है कि जी मैं मदर और फादर दोनों साइड से बेल्जियम से हूँ। उसे कहता है तुम्हें पता है कौन सी चीज़ है जो हम दोनों को अमेरिकन बनाती है, हम दोनों को कनेक्ट करती है? वो कहता है आई डोंट थिंक सो, या इस तरह कोई जवाब देता है। तो ये कहता है रूल बुक, द US कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक, ये हमें तो कनेक्ट करता है, ये हमें कनेक्ट करता है। कहने को हम और तुम एक डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड और एक रूट्स रखते हैं, लेकिन हमें कनेक्ट कौन सी चीज करती है? द US कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको रूल बुक कहा जाता है, राइट। एक तो इसमें सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूशन की दिखाई गई, राइट। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे चेज मत करो, तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लॉफुल ड्यूटी कर रहा हूँ और वो मैं करूंगा। अब क्या होता है कि वो ट्रायल तो हो गया, उसको सॉर्ट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अनाउंस हो जाती है, राइट। तो फिर अगला मूवी का हिस्सा ये होता है कि CIA जो है ना, इसी टॉम हैंक्स की हेल्प लेती है। अपने जो एक गेरे पावर, एक U2 का वो जो इंसिडेंट होता है, पाकिस्तान से U2 उड़ता है और उसको USSR की एयर स्पेस में गन डाउन कर लिया जाता है, शॉट डाउन कर लिया जाता है। तो वो फिर उसको प्रोड्यूस कर देते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने, राइट। तो उसको एक्सचेंज किया जाता है इस मूवी में। तो उसमें हेल्प ली जाती है इसी टॉम हैंक्स की, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं होती कि वो निगोशिएट करे। वो ईस्ट जर्मनी भेजते हैं सोवियत कॉन्सुलेट में टॉम हैंक्स को, ये डील कंक्लूड करता है उनके साथ, और इस तरह फिर ब्रिज ऑफ स्पाइस पे एक्सचेंज होता है, और फिर ये एक्सचेंज चलता रहता है। ठीक है, तो आपने एक ये बात की बैकडोर डिप्लोमेसी या बैक चैनल डिप्लोमेसी, इसको ट्रैक 1.5 भी कहते हैं, राइट। और ये इनडायरेक्टली की जाती है बट विद द पेट्रोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द टाइम की जाती है। दोनों साइड्स पे गवर्नमेंट्स को पता होता है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्ट पावर दिखाई गई है इसमें। अच्छा, लॉ की पावर दिखाई गई है। जोसेफ नाई का जो कॉन्सेप्ट, जी, जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट। सॉफ्ट पावर ऑब्वियसली जब आप बगैर लड़ाई के, बगैर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के कोई भी क्राइसिस डिफ्यूज करते हैं, उसे हल कर लेते हैं, तो वो सॉफ्ट पावर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसमें US का जो जस्टिस सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ दिखाई गई है, जो इटसेल्फ सॉफ्ट पावर के अंदर ही एम्बेड हो जाता है USA की। तो वो बताना ये चाह रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट बाहर तक जाता है वाशिंगटन में, उनको कन्विंस करने कि हमें इसे डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। दुनिया हमारे जस्टिस सिस्टम का क्या इंप्रेशन लेगी,
ऑलराइट राइट। ऑलराइट, तो तो ये उसको इसके फिर इसलिए अंदर है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट लेकिन हुई। इसके अलावा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर के एरा को समझने के लिए, कोल्ड वॉर एरा की पोलराइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, जर्मन वॉल सुनने में, पढ़ने में, तस्वीरें देखने में और बात है, लेकिन वो कितनी लिथल वॉल थी अगर लोग उसे क्रॉस करना चाहते थे, किस तरह उन्हें शॉट डाउन कर दिया जाता था, तो और वो किस तरह तामीर की गई, लोग आधे उधर रह गए, आधी फैमिली आधी इधर रह गई। तो इस चीज को समझने के लिए ये मूवी देखना जरूरी है। बाज़ औक़ात हिस्ट्री इतनी बोरिंग हो जाती है कि आप अच्छी से अच्छी भी किताब पढ़ लें, पिक्टोरियल फॉर्म में भी पढ़ लें, आपके माइंड में कहीं ना एक ब्लैंक स्पेस रह जाती है। तो ये उस चीज को एक अच्छी जो है ना मोशन पिक्चर के साथ हमें उन कॉन्सेप्ट्स को, उन इवेंट्स को कनेक्ट करने में मदद देती है। ग्रेट। अच्छा वकास, ये बताइए कि ये जो हमने तीनों पहले हमने 13 डेज की, फिर हमने लॉरेंस ऑफ अरेबिया की, अब आज हम ब्रिज ऑफ स्पाइस करें, ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा आप लाइट शेड करते हैं। तो ये आईआर की बात हम जो व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो कहाँ है बीच में? वो कॉन्सेप्ट्स तो आप ले आए आज, सॉफ्ट पावर का भी और बैक चैनल या बैकडोर डिप्लोमेसी का भी, तो ज़रा थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें मैं यही कहूँगा सर कि learning IR, international politics, or even domestic politics without history, it's an irony. Right? तो हिस्ट्री जो है ना हमें एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई होता हुआ यहाँ देखते हैं, यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ना हो तो इवन कोई रिसर्च ही आईआर में प्रोड्यूस शायद ना हो पाए। राइट? तो हिस्ट्री की बड़ी रेलेवेंस है। और कोल्ड वॉर के एरा को आज इस तरह से देखा जाता है कि हम कह रहे हैं कि जी जो यूएस, चाइना और रशिया का करंट कंपटीशन है, इसको न्यू कोल्ड वॉर कहा जा रहा है। अब अगर कोल्ड वॉर ना हुई होती तो हम इसे न्यू कोल्ड वॉर कैसे कहते? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, मैंने कहीं पे किसी से सुना था ये कहते हुए कि किसी फिलोसफर ने ये बात की थी, हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो फ्रूट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है और पॉलिटिकल साइंस, आई डोंट नो ये किसने कहा है एंड मे बी आई एम रॉन्ग इन कोटिंग इट, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, बट इसका मकसद यही है कि जैसे वकास ने कहा है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को नहीं किया जा सकता, और इसी तरह आईआर को भी हिस्ट्री से सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईआर भी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। पॉलिटिकल साइंस एक मैक्रो लेवल का सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर से फाइनेंस भी इकोनॉमिक्स में केनेसियन मॉडल समझना है, केनेसियन मॉडल तो फिर भी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी ना। तो ही इज राइट कि ये जो दो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए हैं, बैक चैनल, बैकडोर डिप्लोमेसी के और सॉफ्ट पावर के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं आईआर के, और ये हिस्टोरिकली समझने ज़रूरी है कि दोनों जो सुपर पावर्स थी बायपोलर वर्ल्ड में, उनका आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट था और वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्या कुछ करती थी और कैसे रेस में आगे रहने की कोशिश थी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं वकास, क्विकली जरा व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि मेन टेक अवे क्या है इस मूवी से? इसका मेन टेक अवे ये है कि अगर हम टॉम हैंक्स के कैरेक्टर देखें तो वो हमें ये बताता है या दिखाता है कि व्हेन यू आर राइट इन योर थिंकिंग देन कम व्हाट मे, कंटिन्यू। राइट? शुरू में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, मेसी ट्रैक होगा, लोग रोड क्रॉस आएंगे, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, एट द एंड इफ यू रिमेन कंसिस्टेंट तो फिर यही लोग आपको फॉलो करेंगे, यही आपके दोस्त बनेंगे, यही आपके स्किल को यूटिलाइज, जैसे उन्होंने फायदा बाद में टॉम हैंक्स से ही लिया, टॉम हैंक्स जो पाकिस्तान वाला उन्होंने इंसिडेंट यूट्यूब। लेकिन इससे हमें ये भी पता चलता है कि यूएस की सोसाइटी, यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ना एक ओपन माइंडेड अप्रोच एग्जिस्ट भी करती है। एग्जैक्टली राइट? वो लाइबिलिटी को एसेट बनाना जानते हैं। Exactly. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारे वाले साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ अभी तक ये अप्रोच ग्रो नहीं कर सकी। यहाँ अभी तक क्योंकि ये मेरे ख्याल डेवलपमेंट की स्टेज ऐसी है ना कि इंस्टीट्यूशंस एम्बेड नहीं हुई सिस्टम में, इवॉल्व नहीं हुई हैं। यूएस की, यूके की सिस्टम्स में इंस्टीट्यूशंस बहुत इवॉल्व। बिल्कुल ऐसे ही। राइट, ग्रेट वकास, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप यू विल एंजॉय मोर वीडियोस लाइक दिस जो हम फ्यूचर में करेंगे, और पिछली वीडियोस को भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखें, स्पेशली 13 डेज भी और लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी, और सब्सक्राइब टू ट्रैक्स यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, जॉइन ट्रैक्स।